हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यारे एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धानवी और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का पहला चैप्टर है। ठीक है, अब ये जो सीरीज होने वाली है हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। जो भी छात्र हिंदी में पढ़ते हैं और जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो दोनों छात्र इन्हें देख सकते हैं। तो पहले चैप्टर में हम पढ़ने में क्या वाले हैं, तो इसकी हॉर्टिकल्चर की डिफिनीशन और ब्रांचेस यानी कि परिभाषाएं, शाखाएं और इम्पोर्टेंट एंड स्कोप यानी महत्व और क्षेत्र क्या है इस हॉर्टिकल्चर के, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेक्चर में। हम थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं। सबसे पहले हम हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान के अर्थ की बात करेंगे। तो उसमें हेडिंग क्या लिखी हुई है, मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर। हिंदी में हेडिंग नहीं पढ़ी है अर्थ, तो आप हिंदी वाले बच्चे अर्थ समझ सकते हैं इस बात को कि ये अर्थ बताया जा रहा है हॉर्टिकल्चर का। देखिए, जो टर्म हॉर्टिकल्चर है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है, यानी कह सकते हैं कि लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, और वो लैटिन भाषा के जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से, पहला जो वर्ड है वो हॉर्टस है, जिसका मीनिंग होता है गार्डन। एंड जो कल्चरा है, ये मैंने कई बार बता रखा है ये आप लोगों को, जो कल्चरा है उसका मतलब होता है कल्टीवेशन। और देखिए, जो जिन शब्दों के अंत में कल्चर लगा होता है वो हमेशा लैटिन भाषा के ही होंगे, और जिन शब्दों में लास्ट में लॉजी या फिर कह सकते हैं वाई लगा हो, तो ज्यादातर जो होंगे हमारे वाले शब्द वो ग्रीक भाषा के होंगे। ये याद रखिएगा, आप काफी हेल्प करेगा आपको। इसके बाद हिंदी में भी वही चीज लिखा हुआ है कि जो बागानी शब्द है यानी कि जो हॉर्टिकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों हॉर्टस जिसका अर्थ होता है उद्यान, और कल्चरा, इसमें कल्चरा को हिंदी में थोड़ा सही से नहीं लिखा गया है, तो कल्चरा का मतलब जो होता है वो खेती होता है, खेती होता है। इनसे मिलकर ये हॉर्टिकल्चर शब्द बना हुआ है। द enclosed placed where used to grow fruit, vegetable, flower and ornamental plants। अब देखिए, ये कह रहा है कि एक ऐसा कोई बंद क्षेत्र, क्या कोई बंद क्षेत्र जहां पर फल, सब्जियां, फूल, सजावटी पौधे मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो आपने देखे होंगे पौधे जिनसे सजाया जाता है, उनके फूल नहीं होते, उन पौधों को ही सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहा जाता है। देखिए, therefore in original sense horticulture refers to cultivation of garden plant within protected enclosures। क्या कह रहा है कि प्रोटेक्टेड इंक्लोजर्स में हम जो गार्डन प्लांट्स का कल्टीवेशन करेंगे उसे हम हॉर्टिकल्चर कहेंगे। हिंदी में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। इसीलिए इसके मूल रूप में बागानी का अर्थ है सुरक्षात्मक बाड़ों के भीतर उद्यान पौधों की खेती करना। इसका हिंदी अर्थ भी हो गया। अब इसके हम मॉडर्न यानी कि जो आधुनिक परिभाषा है उस आधुनिक परिभाषा को देखेंगे। वो क्या है, एट प्रेजेंट हॉर्टिकल्चर में बी डिफाइंड एज साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। क्या इसमें देखिए कितनी चीजों को हॉर्टिकल्चर में इन्होंने ऐड किया, फ्रूट्स को ऐड किया, वेजिटेबल्स को ऐड किया, फ्लावर को की बात की है, स्पाइसेस की बात की है, प्लांट्स की बात की, प्लांटेशन जो क्रॉप्स प्लांट्स होते हैं उनकी बात की है, और मेडिसिनल प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं, और एरोमेटिक प्लांट्स इनकी भी बात कर रहे हैं। अभी एक एक करके इन्हें जान लेंगे कि क्या होते हैं। तो अभी इतना समझ लीजिए कि जिन हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या कहेंगे, वर्तमान में बागानी को फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और बागान फसलों, औषधीय और सुगंधित पौधों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन के विज्ञान और तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये तो लिखी हुई बात हो गई। अपने शब्दों में ये समझ सकते हैं आप कि जितनी भी उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं, यानी जो उद्यान की ये फसलें हैं उनके उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन का जो विज्ञान है उसे ही हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है,
अब बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर की शाखाएं कितनी होती हैं। हॉर्टिकल्चर की कितनी शाखाएं हैं, ठीक, एक एक करके जान लेते हैं। पहला जो आता है पोमोलॉजी आ जाता है। देखिए पोमोलॉजी ये एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर मिल गया। अब आपको पोमोलॉजी दिख रहा है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जिनमें लास्ट में लॉजी होता है या फिर वाई आता है वो किस भाषा के होते हैं, ग्रीक होते हैं। लेकिन ये एकमात्र एक ऐसा शब्द, एकमात्र नहीं, अभी एक और टर्म है, शायद सोशियोलॉजी था, कौन सा था मुझे अभी प्रेजेंट में नहीं याद हो वो, लेकिन एक और टर्म था, ठीक है। तो ये पोमोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का नहीं है, बल्कि ये लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का है। जो पोमो शब्द है आपका यहां पर, वो है हमारा लैटिन भाषा का शब्द। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। और ये जो लॉजी है, ये लॉगस होगा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आपको समझना होगा, अगर कभी पूछ दे कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आप लैटिन प्लस ग्रीक बताएंगे। और कई बार ग्रीक प्लस लैटिन भी लिख देता है, तो ये सही नहीं होगा। ग्रीक प्लस लैटिन नहीं, लैटिन प्लस ग्रीक, ये सही होगा। और इस पोमोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं, तो रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फसलों की खेती से संबंधित शाखा है। यानी हम इसमें फलों के उत्पादन और प्रसंस्करण और विपणन का अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग की बात करेंगे इस पोमोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद आता है ओलेरी कल्चर। देखिए ओलेरी कल्चर क्या है? कल्चर लगा है तो किस भाषा का होगा? लैटिन भाषा का होगा। और ये लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वेजिटेबल क्रॉप्स को ग्रो करना, यानी कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ओलेरी कल्चर कहेंगे। और हिंदी में कहें तो हम सब्जी फसलों की खेती से संबंधित शाखा को हम ओलेरी कल्चर कहेंगे। उसके बाद फ्लोरिकल्चर। देखिए फ्लोरिकल्चर तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये किससे संबंधित होगा? फ्लावर्स से संबंधित होगा। फ्लोरिकल्चर नाम से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? बिल्कुल चल रहा है। तो रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप, यानी फूलों की खेती से संबंधित शाखा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? देखिए ये तो मेन शाखाएं हैं, ये जो शाखाएं हैं 3, ये मेन शाखाएं हैं, परंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ शाखाएं होती हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं, चौथी शाखा प्लांटेशन क्रॉप्स की है। प्लांटेशन क्रॉप में कौन कौन सी आ जाती हैं? आपकी कोकोनट आ जाता है, ठीक है। और ये जो लंबे लंबे क्रॉप वाली आ जाती है ना, रबर हो गया, कॉफी, टी, प्लांटेशन क्रॉप्स जो आती हैं उसमें इनका अध्ययन किया जाता है। इसमें नारियल है, सुपारी, रबर, कॉफी, चाय आदि फसलें आती हैं। उसके बाद स्पाइसेस, स्पाइसेस यानी मसाले वाली फसलें। अब मसाले वाली फसलें आपकी जैसे मिर्च हो गई, इलायची हो गई और जायफल हो गया, ये सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद आते हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप। मेडिसिनल यानी कि ऐसी क्रॉप जिनकी औद्योगिक मूल्य हो, औद्योगिक नहीं औषधिक, यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती हो, ऐसी क्रॉप्स जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखी हो उन्हें ग्रो किया जाता है इसके अंतर्गत। और एरोमेटिक का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जो सुगंध के लिए सिर्फ ग्रो की जाती हैं। किसके लिए? सुगंध वाली होती नहीं है ऐसी कुछ क्रॉप्स जिन्हें सुगंध के लिए किया जाता है। अब आप कह सकते हैं भैया ऐसी भी तो क्रॉप्स हो सकती हैं जिनके मेडिसिनल फायदे भी हों और उनकी सुगंध भी अच्छी हो। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए गुलाब का फूल है, आपके गुलाब के फूल में सुगंध भी होती है, यानी एरोमा भी है, एरोमेटिक क्रॉप भी है, प्लस ये मेडिसिनल क्रॉप भी है। आप गुलाब जल का यूज स्किन केयर के लिए करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है। देखिए ये आपका एक सब्जेक्ट है जो आप 6th सेम में पढ़ेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ओके। इसके अंतर्गत हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते, जो भी चीजें होती हैं कि आप जब फसल टूट जाती है या फिर हार्वेस्ट कर ली जाती है खेत से, जब आप खेत से फसल हार्वेस्ट कर लेंगे उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी? पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। नाम से पता चला, पोस्ट यानी बाद में, हार्वेस्टिंग यानी तोड़ने के बाद या फिर हार्वेस्ट करने के बाद, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, यानी वो तकनीकें जो कि हार्वेस्ट करने के बाद अपनाई जाएंगी। इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लांट प्रोपोगेशन। देखिए प्लांट प्रोपोगेशन क्या होता है कि ये एक नई शाखा है के रूप में देखते हैं हम इसे। इसमें जब हम प्लांट्स बनाते हैं तो सीड्स के थ्रू ही नहीं बनाते, हमें कॉमर्शियली प्लांट ग्रो करने होते हैं ताकि जल्दी प्लांट्स विकसित हों। आपने देखा होगा कि जो सीड से प्लांट्स होते हैं ग्रो किए जाते हैं, यानी जो बीजों से उगाए जाते हैं वो प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इसके विपरीत जो ऐसे जो स्टेम्स कटिंग से हो गया फिर किसी भी अदर मीडियम से प्रोपोगेट किए जाते हैं, यानी एसेक्सुअली प्रोपोगेट किए जाते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा उन्हें विकसित किया जाता है, वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, उन्हें फूल फ्लावर्स और फल जल्दी आ जाते हैं। ये शाखा करती क्या है, तो प्रोपोगेशन डील्स विद प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, यानी पौधों के प्रसारण यानी प्रजनन की तकनीक से संबंधित शाखा है। देखिए समझ लीजिए, सिर्फ लिखा क्या है वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप मेरे शब्दों को उससे रिलेट कीजिए, आप मेरे शब्दों को समझिए, आप खुद लिख पाएंगे। इसके बाद फीचर्स की बात कर लेते हैं कि भाई जो हॉर्टिकल्चर है और या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, यानी बागानी क्रॉप्स की या फिर हॉर्टिकल्चर की विशेषताएं क्या हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस आर मोस्टली यूटिलाइज इन द फ्रेश स्टेट एंड आर हाईली पेरिशिएबल। देखिए पहले फ्रेश स्टेट का मतलब होता है ताजा, और हाईली पेरिशिएबल यानी नाशवंत, यानी जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, और यूटिलाइज का मतलब होता है उपभोग करना। तो इसका मतलब ये होता है कि बागानी फसलें जो होती है अधिकांश ताजे रूप में इनका उपभोग किया जाता है। अधिकांश का मतलब होता है ज्यादातर, सब फसलें नहीं, ज्यादातर फसलें। ठीक है, अब आलू है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, ठीक है, लेकिन इसका कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि इसे फ्रेश ही यूज करेंगे। लेकिन आप टमाटर को देखें, अगर टमाटर आप तोड़ेंगे कुछ दिन बाद वो खराब हो जाएगा। यही चीज है कि अगर जो आपकी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है वो ताजे प्रयोग की जाती हैं, और अगर इन्हें प्रयोग नहीं किया गया तो जल्दी ही खराब हो जाती हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्रॉप नीड इन intensive cultivation require a large input of capital, labor and technology per unit area। ये क्या कह रहा है कि जो हम बागानी क्रॉप्स हैं कि अगर हम गहन खेती करेंगे तो उसके लिए जो आवश्यक चीजें वो क्या हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पूंजी लगेगी, अधिक श्रम की आवश्यकता होगी, अधिक तकनीक की जरूरत होती है, यानी कि लार्ज इनपुट ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी पर यूनिट एरिया लगेगी। उसके बाद बात करेंगे कल्चरल ऑपरेशंस लाइक प्रोपोगेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग एंड हार्वेस्टिंग आर स्किल्ड एंड स्पेसिफिक टू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। देखें क्या होता है कि जो प्रोपोगेशन होता है, ट्रेनिंग, प्रूनिंग होती हैं, ये सब चीजें हॉर्टिकल्चर में की जाती है, और इसे कोई स्किल्ड व्यक्ति ही कर सकता है क्योंकि ये एक प्रकार के स्किल्ड हैं। आपने अनाज वाली फसलें, गेहूं देखिए, उनमें ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी पड़ती है, यानी कटाई छटाई करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती, जरूर नहीं पड़ती, लेकिन इसमें पड़ती है, आपने देखा होगा। ठीक है, आम का पेड़ है तो उसे कटाई छटाई नहीं करेंगे तो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, हिंदी में वही लिखा है कि प्रसारण यानी प्रोपोगेशन को आप प्रजनन लिख लीजिए, प्रशिक्षण, छटाई और कटाई जैसे कृषि क्रियाकलापों में विशेष कौशल की आवश्यकता होती है जो विशेष रूप से बागानी फसलों के लिए होते हैं। उसके बाद बात करें हम थोड़ा सा पहले इसे ऊपर करेंगे, क्या है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल एंड एल्कोलाइड्स। ये सब चीजें हम जानते हैं कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर वाली चीजें होती है पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। ठीक है, उन पोषक तत्वों में विटामिन, खनिज, क्या हुआ, विटामिन, खनिज पदार्थ हो गए, एल्कोलाइड्स यानी जो क्षार होते हैं, इन सब चीजों से समृद्ध होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि एस्थेटिक ग्राफ्टिफिकेशन इज एन एक्सक्लूसिव फिनोमिनन ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंस। सौंदर्यात्मक संतुष्ट केवल बागानी विज्ञान की एक विशेषता है। क्या है कि देखिए, सौंदर्य, जो हम फूल होते हैं उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, सजावट के लिए करते हैं, ये एक इसकी विशेष प्रकार की विशेषता है। यही चीज ये बताना चाह रहा है पॉइंट।
इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की। आपसे निवेदन है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो लेक्चर आप तक पहुंचेंगे। दूसरी बात है, आप कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिए। मैं इतनी मेहनत से पीडीएफ बनाता हूँ, देख सकते हैं आप, मैंने हिंदी में भी बनाई, इंग्लिश में भी बनाई, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए। चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, प्लीज़ सपोर्ट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिएगा। कमेंट करने से रीच बढ़ जाती है, तो मेरा लेक्चर जो होगा दूसरे स्टूडेंट तक पहुँचेगा। प्लीज़ एक प्यार से कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। किस चीज़ की बात करने वाले हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी बागानी यानी उद्यान विज्ञान के महत्व। यहाँ पर आप उद्यान विज्ञान कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बागानी नहीं सही रहेगा, उद्यान विज्ञान कर लीजिएगा। हिंदी वाले छात्र प्लीज़ आप यहाँ पर उद्यान विज्ञान समझ लीजिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का मतलब उद्यान विज्ञान होता है। एज अ सोर्स ऑफ वाइबिलिटी इन प्रोड्यूस, देखिए उत्पादों में विविधता के स्रोत के रूप में। अब क्या होते हैं कि जो हमारे उत्पाद होते हैं वो काफ़ी विविध होते हैं, यानी कि कई अलग अलग प्रकार के हॉर्टिकल्चर में आते हैं। एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल एंड फ्लेवर, एरोमा, एल्कोलॉइड्स, ओलियो रेंस, फाइबर एंड इटीसी, यानी पोषक तत्व, विटामिन्स, खनिजों, स्वाद, सुगंध, क्षार, ओलियो रेजिन्स एंड रेसे और रेसे आदि के स्रोत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इनके क्रॉप्स का। किस किस के लिए? जैसे हमें विटामिन चाहिए तो भी हम इसके क्रॉप्स यानी इनकी फसलों का सेवन कर सकते हैं। विटामिन, स्वाद, इन सब चीज़ों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इसमें फाइबर कहाँ से बात में आ गई? जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इन सब का प्रयोग हम फाइबर के लिए भी तो कर सकते हैं, ठीक है। जूट बनाता है हमारा फाइबर जो आता है। अब फाइबर खाने वाला भी अलग होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे वाला जो फाइबर होता है जूट वाला जिसके बोरिया वोरिया बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो सब इसी से प्राप्त होता है। एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, इसका प्रयोग, इसकी क्रॉप्स का प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? औषधिक कार्यों के लिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? तो आपने देखा वो गुड़हल, अब वो तो एक फूल है लेकिन उसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी तो हैं। उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप जानते हैं कि औषधियां बनाने के लिए किया जाता है। आप हल्दी देख सकते हैं, आयुर्वेदा, आप ऐसा समझ लीजिए जो पूरा आयुर्वेदा है वो हमारा डिपेंड ही करता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पर ज्यादातर। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आयुर्वेदा की न्यू के रूप में समझ सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। उसके बाद बात करें एज एन इकोनॉमिक proposition as they give higher returns per unit area in term of energy, money, job, etc. क्या बता रहा है ये? कि आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा, धन और रोजगार के रूप में अधिक लाभ प्रदान करता है। देखिए इसकी जो प्रति इकाई होता है उससे अधिक धन आता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं, जो औद्योगिक विज्ञान की फसलें होती हैं वो महंगी होती हैं। आप तुलना कर सकते हैं किसी अदर, आप तुलना कर लीजिए उसकी, गेहूं की तुलना कर लीजिए, इसके विपरीत आप सेब की तुलना कीजिए, बताइए कौन महंगा है? सेब महंगा है, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सी तुलना कर सकते हैं आप, और महंगी ज्यादा होती हैं इससे रोज। और सबसे बड़ी बात, मैंने अभी आपको ट्रेनिंग बताई थी, उसमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ती है और ज्यादा क्रियाकलाप अपनाने पड़ते हैं, इसलिए रोजगार के भी अवसर उत्पन्न करता है ये। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 860 मैन डे पर एनम फॉर फ्रूट क्रॉप एज अगेंस्ट 143 मैन डे पर एनम फॉर सीरियल क्रॉप्स, क्रॉप लाइक ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल, नीड्स 1000 to 2500 मैन डे पर एनम। देखिए इसे क्या बता रहा है कि फल फसलों के लिए प्रति वर्ष 860 मानव दिवस की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम कोई फसल उगा रहे हैं तो हमें 860 मनुष्यों की आवश्यकता होती है, जबकि अनाज वाली फसलों के लिए मात्र कितने की आवश्यकता होती है? 143। उसके बाद अंगूर, केला, अनाशपाती, ऐसे कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनके लिए तो हमें 1000 से 2500 मानव दिवस
प्रतिवर्ष की आवश्यकता होती है। सॉरी, ये दिवस की बात चल रही, मनुष्य की बात नहीं चल रही। मतलब कि एक साल से या फिर 1000 दिन या फिर 2500 दिन काम करना पड़ता है उस खेत में मनुष्यों को। ये चीज है, मनुष्यों को इतने दिन काम करना पड़ता है, ये बात है। सॉरी, मुझसे वो गलती से निकल गया कि क्या होगा कि इतने दिन आपको मिनिमम उस फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। यानी जो हमारे वर्कर्स हैं इतने दिन काम करेंगे। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अगर आपने कोई ग्रेप्स की क्रॉप लगा रखी है, उसमें अगर किसी को 1000 दिन का रोजगार मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ना लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड थ्रू कल्टीवेशन ऑफ हार्डली फ्रूट एंड मेडिसिनल प्लांट्स। देखिए, जो बंजर भूमि होती है, ठीक है, का प्रभावी उपयोग कठोर फल औद्योगिक पौधों की खेती द्वारा किया जा सकता है। देखिए, अभी एक नई सीरीज आई थी मिट्टी ऐसे करके अमेजन प्राइम पर, अमेजन प्राइम ने मैक्स प्लेयर पे आई थी, मैंने उसमें देखा था। तो उसमें दिखाया गया था कि उसकी उर्वरकता नष्ट हो गई थी अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप को उगाते हुए। तो उसे सजेस्ट किया जाता है कि आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स उगाइए। तो फिर वो मैरीगोल्ड यानी गेंदा के पौधे उगाता है, फिर गुलाब का पौधा उगाता है, ठीक है। तो यही चीज है कि जो बंजर भूमि है, जिनकी उर्वरकता कम है, वहां पर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आराम से उगाई जा सकती हैं। उसके बाद बात करें तो एज अ सुटेबल ऑफ फैमिली इनकम बीइंग अ कंपोनेंट ऑफ होम गार्डन, घरेलू बगीचे का हिस्सा बनाकर पारिवारिक आय का एक विकल्प प्रदान करता है। देखिए, आप एक छोटा गार्डन बना सकते हैं घर के पास, वो आपको अतिरिक्त आय दे सकता है। जैसे आपने अगर कोई गार्डन बना लिया, कुछ केले के पौधे लगा लिए 2-3, तो वो आपको अतिरिक्त आय देगा, ठीक है। और घरेलू कार्यों में भी प्रयोग किया जा सकता है उनका। एज अ फॉरेन क्या फॉरेन एक्सचेंज अर्न हैज हायर शेयर कंपेयर टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स। देखिए, विशेष विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख स्रोत जो पारंपरिक कृषि फसलों की तुलना में अधिक योगदान है। देखिए, हमारी जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं वो अधिक विदेशी मुद्रा को देश में लाते हैं। इसके विपरीत पारंपरिक क्रॉप जैसे गेहूं धान ये सब हो गए, ये कम लाते हैं, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं इन्हें एक स्पेसिफिक वेदर की जरूरत पड़ती है, हर जगह नहीं होते। अगर आपको बात करें कि अब नॉर्थ की बात कर लें, मतलब नॉर्थ या साउथ पोल की बात करें, तो वहां पर बर्फ जमी रहती है। अब बताइए, ऐसे में जो टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन्स के फ्रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है और कीमती होती हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने बता रखा था, कीमती होती है तो ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा देश में आएगी इसके माध्यम से। एज एन इनपुट फॉर इंडस्ट्री बीइंग amenable to processing escaping fruit and वेजिटेबल प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री, उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, विशेष रूप से फल सब्जियां प्रसंस्करण उद्योग के लिए। ये किसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है? विशेष रूप से जो फल सब्जियां होती हैं उनकी प्रसंस्करण यूनिट जो होती हैं, यानी प्रिजर्वेशन इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए। प्रिजर्वेशन क्या होता है कि इसमें आप ऐसी तकनीक्स का यूज करते हैं जिससे आप सब्जियों को फलों को लंबे समय तक फ्रेश रख सकें या फिर बाद में यूज कर सकें, ये बात होती है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन जो इसमें नहीं आप पढ़ेंगे, शायद अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप। स्टैटिक कंसिडरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट क्या कह रहा है? सौंदर्य मूल्यों को बढ़ावा देता है और पर्यावरण की रक्षा करता है। उसके बाद रिलीजियस सिग्निफिकेंस, धार्मिक महत्व भी होता है इसका। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं जिनका प्रयोग रिलीजियस कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। आप फ्लावर्स ही देख लीजिए, जो फ्लावर्स होते हैं आपके भगवान, आपके अल्लाह, आपके ईसा मसीह के आगे चढ़ाए जाते हैं कि नहीं चढ़ाए जाते हैं? बिल्कुल चढ़ाए जाते हैं। तो रिलीजियस वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं कि इसके स्कोप्स क्या हैं हॉर्टिकल्चर के, एक एक करके बात करते हैं हम। तो पहला स्कोप यही है कि इंसेंटिव फॉर फार्मर्स,
किसान के लिए प्रोत्साहन। देखिए, द बिगेस्ट इंसेंटिव फॉर फार्मर इज मनी। सबसे ज्यादा प्रोत्साहन क्या है फार्मर के? धन है। किसी भी चीज के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? धन हो सकता है कि उसे धन प्राप्त हो अधिक से अधिक। फार्मर इज मनी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोवाइड मोर रिटर्न्स पर यूनिट एरिया, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट वैल्यू एंड वैल्यू एडिशन कंपेयर टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स। वही चीज मैंने जो अभी आपको बताई थी कि जो अदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनकी तुलना में अधिक मूल्य प्राप्त कराता है हमारे किसान को, यानी कि अधिक से अधिक आय प्रदान करता है। उसके बाद अडॉप्टेबिलिटी की बात करेंगे। अडॉप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन क्षमता की बात करते हैं कि किस क्रॉप को कहां पर उगाया जा सकता है या फिर विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार उगाया जा सकता है। अभी मैंने आपको गेंदा और वो मिट्टी जो वेब सीरीज थी उसका एक एग्जांपल दिया ही था। तो उसमें लिखा है इंडिया हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ह्यूमिड, सेमी एरिड, एरिड, फ्रॉस्ट फ्री etc, and soil type like loam, alluvial, laterite, black, sandy etc. This allow cultivation of diverse horticulture crops with high adaptability। क्या बता रहा है कि इंडिया जो है इसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जा सकती है, जैसे वो उष्ण उपकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर आर्द्र क्षेत्र, पाला रहित क्षेत्र, ऐसे बहुत से हैं। और साथ में मिट्टी भी इसकी अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें अनुकूलन क्षमता अधिक है कि ऐसी क्रॉप्स हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके से उगाई जा सकती हैं। कि देखिए, उस वाले पॉइंट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके हर रीजन के लिए कोई ना कोई क्रॉप मिल जाएगी हॉर्टिकल्चर की। इतनी बात समझ लीजिए कि अडॉप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप किसी भी रीजन में अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप उगाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोवाइड हो जाएगी जिससे आप उगा सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेसेसिटी यानी आवश्यकता। देखिए, आवश्यकता क्या है? जब हरित क्रांति आई थी, ये बात है 1966 से 1967, हाँ, इसे हॉर्टिकल्चर हरित क्रांति तभी आई थी। तो उस समय हमारी आवश्यकता थी कि हमें भोजन प्राप्त हो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास भोजन है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं अधिक पोषण युक्त भोजन प्राप्त हो। ठीक है, तो आवश्यकता समय के अनुसार बदलती रहती है। वही चीज लिखा है कि इंडिया हैज अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज नाउ अ मेजर कंसर्न। भारत जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, लेकिन पोषण सुरक्षा एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है। अभी हमारा जो भोजन है पोषण युक्त नहीं है। हमें भोजन प्राप्त है लेकिन पोषण युक्त भोजन अभी विशेष रूप से नहीं प्राप्त है। As a most Indian are vegetarian, they need adequate fruit, vegetable to meet vitamin, mineral need and minimum 85 grams fruit and 200 gram vegetable per person day for population of over 120 करोड़। अभी यहाँ पर 120 करोड़ लिखा है, लेकिन अभी हमारी जो वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या वो 140 करोड़ है। ठीक है, तो आप ये डाटा अगर आप सुधारना चाहें तो सुधार भी सकते हैं। ये बता रहा है कि जो मनुष्य होता है, एक व्यक्ति होता है, उसे एक दिन में लगभग 85 ग्राम फ्रूट की आवश्यकता होती है और 200 ग्राम वेजिटेबल यानी सब्जी की आवश्यकता होती है एक दिन में। इतना सेवन करना चाहिए, ये हिंदी में लिखा है। चूंकि अधिकांश शाकाहारी हैं इसलिए विटामिन और खनिज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फल सब्जियों की जरूरत होती है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 85 ग्राम फल और 200 ग्राम सब्जियां खाएगा तो भी अच्छा रहेगा। और ये जो 120 करोड़ वाला मैंने डाटा भी बताया, इसे आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, इसे 140 करोड़ कर सकते हैं अभी आप, वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बढ़ती मांग के चलते बागानी उद्योगों के विकास की विशाल संभावना है। अब हॉर्टिकल्चर इतना बड़ा पर्सपेक्टिव है कि आप इसके विकास की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूटिलाइजेशन की। यूटिलाइजेशन क्या है कि बंजर भूमि का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि का उपयोग। जहां बंजर भूमि क्या है? जहां पर पोषक तत्व कम हो भूमि में, मृदा में, सॉइल में। ठीक है,
तो ऐसी जगह पर भी हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को उगा सकते हैं, ये चीज है। उसके बाद बात करते हैं, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा तो मैं शॉर्ट में समझाता जा रहा हूं। इंटरनेशनल ट्रेड पोटेंशियल। इंटरनेशनल ट्रेड पोटेंशियल क्या है कि वर्तमान में भारत की जो वैश्विक बागवानी व्यापार में भागीदारी है वो 1% से भी कम है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपने जो लॉसेस होते हैं उन्हें कम कर सकते हैं, और जो अपना निर्यात है वो बढ़ा सकते हैं हम, यानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को, और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रूव्ड क्या लिखा है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। संचार और परिवहन में सुधार कर सकता है। कैसे कर सकता है, रिसेंट इंप्रूवमेंट इन रोड ट्रांसपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन फूड इंडस्ट्री इंश्योर फास्ट डिलीवरी एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेरिसेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्या है कि हाल ही में हाल ही में संचार और परिवहन और खाद्य उद्योगों में निवेश में सुधार हुआ है, जिससे बागानी फसलों में त्वरित आपूर्ति और हानि में कमी सुनिश्चित होती है। देखिए, इसके बाद आता है ब्रीफ स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वास्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। संक्षेप में निम्नलिखित कारणों से बागानी क्षेत्रों का अत्यधिक व्यापक है। क्या रीजन्स हैं, जैसे टू एक्सप्लॉइट द ग्रेस वाइबिलिटी इन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, कृषि जलवायु परिस्थितियों में विविधता का लाभ उठाने हेतु, ठीक है। उसके बाद टू मीट इंक्रीज नीड फॉर फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर स्पाइसेस एंड बेवरेज एज पर पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि के अनुसार फल, सब्जियां, फसलों, मसालों, पेयों की वृद्धि, पेय से मतलब है जो पेय पदार्थ होते हैं की वृद्धि आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इसका प्रयोग होता है। उसके बाद टू फुलफिल डिमांड ऑफ द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी प्रसंस्करण उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए। उसके बाद आयात को घटाकर निर्यात को बढ़ाने के लिए। आयात को घटाकर निर्यात को बढ़ाने के लिए इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने जो बाहरी देशों से मंगाते हैं चीजें उन्हें कम कर सकते हैं, और बल्कि हम खुद दूसरे देशों को भेज सकते हैं अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं कल्चरल प्रोडक्ट्स का। उसके बाद टू इम्प्रूव फार्मर इनकम एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, किसान की आय में वृद्धि कर सकते हैं और रोजगार भी बढ़ा सकते हैं, रोजगार के अवसर। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हेतु भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। यह लेक्चर हमारे यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को लाइक एंड शेयर करिएगा।